भी बहुत जरूरी है। हम इसे बेहतर समझेंगे तो और अच्छी तस्वीर को बढ़िया से समझेंगे। ब्रेक के बाद हमने निसार से बात की है। निसार कौन है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर उस नौजवान की है जो 20 साल का था, यानी 1994 की। ये तस्वीर आज की है 31 मई 2016 की। इसकी उम्र है 43 साल। इन तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरे हैं। 23 साल जेल में गुजारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ी है वो सबूतों के तौर पर पर्याप्त नहीं है। जेल से बाहर आने की खुशी में कोई भी पागल हो जाए, मगर निसार को क्यों लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा। शायद बहुत ही रोया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अभी ही बता दें कि इस कहानी तक मुझे और आप जैसों को तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मुजम्मिल जलील साहब को जाता है। तो क्या हम और आप यूं ही सुनते रहते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाएं मगर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, वरना यह नाइंसाफी होगी। आए दिन अदालतों से लोग कई साल तक जेल में रहने के बाद रिहा हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन वर्षों के दौरान सजा ही साबित नहीं हो सकी, सबूत नहीं मिले। हम बात निसार की करने जा रहे हैं, मगर निसार की जगह कोई नरेश भी हो सकता है। सत्ता और संस्थानों की जब ऐसी लत हो जाए तो वो किसी को भी पकड़कर उसकी जवानी या जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हां, सियासत के हिसाब से कुछ दिनों के लिए उसे कितनी चर्चा नसीब होती है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, या उसे लेकर कौन सी पार्टी किस वक्त ज्यादा मुखर है। निसार जब गिरफ्तार हुआ तब वो फार्मेसी का छात्र था। 15 दिन बाद इम्तिहान था, मगर 15 जनवरी 1994 को हैदराबाद से पुलिस आई और बिना कर्नाटक पुलिस को इत्तला किए निसार को उठा ले गई। उसके बाद इस नौजवान को एपी एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 यात्री मारे गए और 11 घायल हुए। यह धमाका बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी पर हुआ था। निसार के बाद उसके भाई जहीर को भी गिरफ्तार किया गया। पेशे से सिविल इंजीनियर जहीर मुंबई में काम कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें 5 ट्रेन धमाकों में आरोपी बना दिया। 1993 से में 5-6 दिसंबर की रात कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई में धमाके हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्हें 1 साल पहले हुए एक धमाके में भी आरोपी बना दिया। दोनों के बयान कराए गए। पुलिस यही सबूत पेश करती रही कि इन दोनों ने हिरासत में बात कबूल ली है। इनके खिलाफ बाद में टाडा के प्रावधान लगा दिए गए ताकि इन बयानों को कानूनी मान्यता मिल जाए। पुलिस का दावा था कि निसार ने 6 दिसंबर 1993 के दिन एपी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में बम रखने का अपराध कबूल कर लिया है और उसके पास 2 और बम थे जिसे कहीं और रखने थे, मगर बीमारी के कारण नहीं रख पाया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त किन किन अखबारों और चैनलों ने निसार और जहीर की गिरफ्तारी को सूत्रों के हवाले से कवर किया था और क्या क्या छापा था। कायदे से उन सभी को अपने अपने पुराने क्लिपिंग और नई खबर दोनों को एक साथ छापना चाहिए, पर खैर इस मामले को हैदराबाद पुलिस, कर्नाटक पुलिस के अलावा सीबीआई के पास भी भेजा गया। 21 मई 1996 को हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने टाडा के प्रावधान हटा दिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढीले ढाले तरीके से टाडा लगाया गया है, और कोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को एक नोटिस भी जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की जाए। 17 जुलाई 2001 को आंध्र प्रदेश ने अपनी अपील वापस ले ली। हैदराबाद के ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2007 में बरी कर दिया। ये मुक्त हो सकते थे, मगर पुलिस जो है इनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं ला पाई। टाडा लगाया, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1994 से 2007 आ गया और 13 साल तक ये जेल रहे। एक अदालत से बरी हुए तो उसी कन्फेशन यानी इकबालिया बयान के आधार पर अजमेर की टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई और 2 जजों ने पाया कि जिस इकबालिया बयान के आधार पर इन्हें सजा हुई है उसमें दम नहीं है। अदालत ने कहा कि इकबालिया बयान में निसार की भूमिका का जिक्र नहीं है, ना ही बयान के अलावा उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत है। इसलिए निसार को जो सजा दी गई है वो टिक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने में 12 साल लग गए। कुल 23 साल जेल में रहने के बाद निसार बाहर आया है। आप ही बताइए उससे हम क्या पूछें और कैसे पूछें।
कितना आसान है किसी बेकसूर को जिंदगी भर के लिए जेल में ठेल देना। अगर हमारी संस्थाओं की यही विश्वसनीयता है तो कैसे मान लिया जाए कि यह काम किसी और के साथ नहीं हुआ था। कई मामले हो चुके हैं जिनमें मुस्लिम लड़कों को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि डर से इनके पास कोई जाता नहीं है। उनका सामाजिक अपमान भी हुआ। बाद में कई लड़के बेगुनाह वापस आए। पुलिस क्या किसी को भी पकड़ सकती है, वो भी 23 साल के लिए। अगर आप पुलिस या हमारी जांच एजेंसियों की इस तस्वीर को नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी समस्या है। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो समझ सकता हूं, मगर एक बार और कहना चाहता हूं, यकीन रखिए सत्ता और पुलिस चाहे तो किसी को भी 23 साल तक बिठा सकती है, किसी निसार को भी और नरेश को भी। इसलिए बात सिर्फ निसार की नहीं है। इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों को की जो सजा दी गई थी उसे सही भी माना है। तो हमारे साथ कर्नाटक के गुलबर्गा से, जो बेंगलुरु से 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, वहां से हमारे साथ निसारुद्दीन जो हैं वो स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। निसार साहब, हमें नहीं मालूम कि हम पहला सवाल आपसे क्या पूछें, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उन 23 सालों में जो न्यायालय की प्रक्रिया है, जो पुलिस की जांच है, उनका कौन सा चेहरा आपने देखा? जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ से काम मेरे साथ शुरू से ही नहीं लिया गया है। सन 1994, 15 जनवरी 1994 से 94 से जब से मुझे पहले दिन उठा लिया, किडनैप कर दिया गया था, वक्त से लेकर के 16 मई 2015 तक मुझे कभी भी कहीं भी इंसाफ न मिला, न मिलने की कोई उम्मीद रही। वजह ये हुआ कि जब जजेस जब लोअर कोर्ट ये कहता था कि इसके लिए नहीं, फिर उसको अपील गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम जज ने भी उसका कह दिया कि इस केस में आड़ा नहीं बन सकती इन कन्फेशंस को, लिहाजा तुम विड्रा कर लो। तो आंध्र प्रदेश पुलिस झूठा फैब्रिकेट जो लगाया हम, ये उन्होंने अपनी अपील, तो जब वो उस चीज को अजमेर में इस्तेमाल, फिर अजमेर में के अंदर मीडिया को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने मीडिया को कभी केस के दौरान कभी मीडिया, सबसे बड़ी बात यह है एकदम बंद कोर्ट के अंदर हम केस को चलाया गया और फैसला, और उस फैसले का नतीजा आप देख रहे हैं। जो मुझे इंसाफ मिला है वो 23 साल बाद, 23 साल तक मुझे जेल की कोठरियों में बंद रहते जब मैं पूरा टूटा, जब मेरी जिंदगी के अहम तरीन वक्त को मैं बर्बाद कर चुका, तो जिसमें 8,150 दिन है, अब मुझे जब इंसाफ मिला है, मुझे इंसाफ मिला है तो दिन वापिस आ जाएंगे। अब जो पीछे भी लोग रह गए हैं तो खुदा लाश की तरह तोड़, जिन्हें इंसाफ की उम्मीद हो सकता है फिर आगे, अब वो इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद मरने से पहले घर पहुंच। इसमें बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, 85 साल, 69 ईयर्स, 70 ईयर्स, जो 20 साल से ज्यादा। निसार, मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है तो पता नहीं हम लंबी बात कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो कन्फेशन था, जो इकबालिया बयान था, वो क्या पुलिस ने जबरन आपके साथ मारपीट करके लिया था? वो किन हालात में आपके वो कन्फेशन दर्ज कराए थे, या वो आपके थे ही नहीं? नहीं, बात ऐसी है, पुलिस ने मुझे उठाया, शायद किसी और के फिराक में रही हो पुलिस। हाँ। तो जब उठा लिया तो ना मैं कोई मुलजिम था, ना मुझे कोई केस से लेना देना था, तो मेरा बयान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनके पास एक फैब्रिकेटेड एक कन्फेशन ऑलरेडी मौजूद था, बस उनको सिर्फ उस पर मेरे हस्ताक्षर यानी मेरे सिग्नेचर लेने थे।
तो उसके लिए तो उनके पास हरबे बहुत थे, बहुत मारा, बहुत तोड़ा मुझे, और उसके सिर्फ साइन करने के लिए मुझे मजबूर किया और मैंने साइन कर दिया। और वो तो इतना धोखे से साइन लिए कि ये तुझे मतलब छोड़ने के कागजात है, साइन। अब मसला ये है कि पुलिस वाले तो जुल्म करते हैं। उन्होंने एक पीसीएम के पास एक मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करके, अब मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कर दिया कि मुझे पता नहीं क्यों उठाया गया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मेरी बात को ना तो मजिस्ट्रेट ने भी कर लिया है, ना तो किसी ने नोट किया उसको, और ना ही तारीफ से कोई किए, बस उन्होंने रिमांड दे दिया। तो बस इन्होंने फिर आवाज थोड़ी टूट रही है। जब आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता था तो क्या आप पुलिस के मारने के डर से नहीं बोल पाते थे कि ये मेरा बयान नहीं है? बिल्कुल, मैंने कह दिया था, पुलिस का डर होने के बावजूद भी मैं ये बात कह दिया था कि ये मेरा बयान नहीं है, ना मुझे क्यों पकड़ा है मुझे यही नहीं पता था। तो मैंने साफ साफ कह दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, और ये भी कह दिया था कि इसे नोट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट ने भी नजरअंदाज कर दिया था मेरी उस बात को, और उसे नोट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लंबा वक्त गुजारना पड़ा। अगर वो उस वक्त मजिस्ट्रेट उस बात को नोट कर देते, फाइल में वो बात आ जाती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आपको ये इतनी लंबी लड़ाई के दौरान, मैं समझ रहा हूं कि अभी हमारा आपका संपर्क काफी टूट रहा है और बन रहा है, तो मैं हो सकता है सारे सवाल ना पूछ पाऊं, पर निसार मैं ये नहीं मालूम कि कैसे पूछूं। इन 23 सालों में जब आप बाहर आए और जब आप गए थे, उनके बीच आपके लिए तो काफी कुछ बदल गया होगा। आपके भाई भी आपके साथ रहे, वो शायद किसी अलग जेल में रहे होंगे। अभी आपके परिवार की क्या स्थिति है, कौन लोग हैं और उसका खर्चा वगैरह कैसे चलता है? देखिए, अभी मैंने क्या क्या खोया है वो ये है कि सबसे पहले मैंने अपने अब्बू को खोया, जिनकी मैयत में ना मैं पहुंच सका, ना उनकी सूरत देख सका, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि मेरे आज ये पोजीशन है, जब मैं 23 साल बाद छूट कर आया हूं, तो मुझे पूरा का पूरा शहर बदला हुआ लगता है। पूरा का पूरा जहां पे जो चीज थी वो मौजूद नहीं है, और मेरा घर अभी वैसे का वैसा ही है, जिसकी दीवारें अभी तक बोसीदा हो चुकी हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पीछे मेरे घर पे देखने के लिए सिर्फ एक वालिद साहब थे और एक छोटा भाई पढ़ता था उस वक्त। तो अब वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया, तो एक छोटा भाई और दोनों भाई को हमको जेल में ठोंस दिया गया था। तो एक छोटा भाई और पीछे एक बिलखती हुई माँ थी, और वो भाई थोड़ा बहुत अपनी मेहनत मजदूरी से उस माँ का जो ना ख्याल रखता था। तो ये पोजीशन थी, बस जी रहे थे इस इंतजार में कि शायद बच्चे आ जाएंगे। तो कुछ बदला नहीं, घर की हालत तो बदतर से बदतर होती गई है, दुनिया तो बदल गई और हम पीछे जाते गए। तो जब 23 साल बाद जब मैं घर से जेल से निकला बाहर, तो मुझे तो एक कुछ एहसास ही नहीं था जिंदगी, मतलब पूरी मेरी जो लाइफ थी वो सब ब्लैकआउट हो चुकी थी। तो जब मैं बाहर निकला, तो जब तक मैं घर नहीं पहुंचा मुझे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। जब घर पहुंचा तो जब माँ को देखा तो मुझे लगा कि यह तो मेरी माँ है। फिर तब मेरे अंदर से जज्बात आया कि हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर माँ को जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा भाई भी जिंदा है, यानी मैं जिंदा हूँ, मैं मुर्दा नहीं। और यही हाल मेरी माँ का भी था। वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गई। वो या तो अपनी मौत का इंतजार कर रही या अपने बेटे का। सुप्रीम कोर्ट में मैं समझ सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये आदेश आया, 12 साल लग गए वहां भी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस लंबी लड़ाई के दौरान क्या आपके रिश्तेदार आपके साथ आए, कौन वकील थे, क्या उनके इन
पैसों का मैं कुछ और सवाल अपना बदल रहा हूं ताकि आप अपने जिस स्थिति में हैं उससे थोड़ा सा निकल सकें। तो क्या वकीलों के लिए पैसा, रिश्तेदार, ये सब एकजुट थे आपके पास, आपके साथ, या सब छोड़ के चले गए थे निसार? जी, सबने दूरी बना ली थी। शुरू में लोगों को इतना डर था, रिश्तेदारों को भी इतना डर था कि कहीं मतलब हमारे बच्चों के ऊपर भी जुल्म ना हो जाए, कहीं उन्हें भी उठा के पुलिस ले जाके जुल्म का शिकार ना बना दे। इस वजह से लोग तो रिश्तेदार भी करते रहे, दोस्त अहबाब भी करते रहे। अब कुछ दोस्तों को भी उठा के कहते हैं कि मारा पीटा गया था शुरू शुरू में, तो वो डर सा बैठ गया था पूरे माहौल के अंदर। और उस दौरान में मुसलमान बच्चों को इस तरह से, मैं एक ही नहीं, उस वक्त कई लोगों को मतलब साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह अलग अलग मुख्तलिफ केसेस में पकड़ा जाता था टाडा के तहत। तो वो हर किस्म की दहशत थी, तो इसलिए रिश्तेदार भी कट जाते थे। उस वक्त कोई भी करीब नहीं आता था मदद के लिए। अब रहा सवाल, अब ये सिर्फ और सिर्फ जब मेरे भाई को जब रिहाई मिली तो वो फिर वकीलों के पीछे भाग दौड़ करने लगा। तो अब जब बाहर निकलने के बाद मुझे पता लगा कि उसने मतलब कहाँ से मदद ली और कितना, मतलब वो यहाँ तक कि वो घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया था। घर भी अपना, मेरे खातिर अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त तो कोई मदद नहीं थी। बाद में आखिर में कुछ संस्थाओं में, जैसे जमीयतुल उलमा वालों ने, केस वालों की मेरी मदद की है। हालांकि मेरे मामले में APCR वालों ने और कुछ लोगों ने आके मदद की है। वैसे मेरे लिए मेरे भाई ने बहुत कोशिश की, अपने आप को पूरा दांव पे लगाया उसने, यहाँ तक कि घर को भी मेरे बेचने के लिए तैयार हो गया ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। इसके लिए हो सकता है ये भी एक फैक्टर रहा हो, मतलब मेरे देरी होने का। उस वक्त तक लोग जो है ना करीब आते नहीं थे। निसार, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, जो अधिकारी आपके सामने फर्जी बयान, कन्फेक्शन रिपोर्ट आपको पेश करते थे, कभी आपने या उन्होंने आपसे आंखें मिलाई थी? हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। जिस वक्त वो गवाही देने आए थे, मान लो झूठी गवाही देने के लिए, तो जब मैंने उन्हें उनके सामने, जब कटघरे में मुझे खड़ा किया गया था, जब मेरे सामने से गुजर रहे थे, मैं कह दूं तो नाम भी ले लूं उनका। एक तो सर्कल इंस्पेक्टर थे B श्यामा राव, जो आंध्र प्रदेश पुलिस के थे, और दूसरे KV रेड्डी जो IPS थे। उन दोनों लोग जब गवाही देने के लिए आए थे, क्योंकि एक तो ऑफिसर जो AP आंध्र प्रदेश के थे, सर्कल इंस्पेक्टर B श्यामा राव, इन्होंने मेरा फिर से आवाज टूट गई, अगर आप दोहरा देंगे क्या? आपकी आवाज टूट गई। जो ऑफिसर थे, और हाँ, KV रेड्डी साहब जो DYSP थे, हाँ, वो उन्होंने जो ना वो उस पर साइन की थी। नहीं निसार, एक बार फिर से इसका जवाब देंगे क्या? अभी आप नाम छोड़ दीजिए, उनका पक्ष नहीं है। अभी आपकी आवाज सिग्नल में थोड़ी टूट गई थी, सिग्नल आपकी। जब आपने उन लोगों से आंख मिलाया, तो ये जो वाकया है इसको जरा ठीक से एक बार सुना दे, आवाज थोड़ी कट गई थी। जी, जब कटघरे में खड़ा था, जब ये गवाही देने के लिए आए थे, तो मैं उनसे कहा कि आप तो जानते हैं सर कि मुझे झूठा फंसाया गया है, तो आप फिर आज गवाही भी देने आ गए, तो इससे मेरा क्या होगा, क्या बनेगा? आपको क्या लगता है कि आप मुझे फंसा करके आप ऊपर मालिक को क्या जवाब देंगे? तो वो मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सके। लेकिन चूंकि शायद उनको नौकरी और अपने प्रोफेशन जो भी था उनका, उससे मतलब रहा होगा, उसके बावजूद उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी। हालांकि उससे पहले ही मैंने उनसे बात की थी। गवाही देने से पहले ही मैं उनके सामने नम आंखों से जब उनके सामने मैं पहुंचा और उनसे कहा कि सर, ऊपर वाले मालिक से तो डरिए, जब झूठ फंसा दिए, मुझे 10-12 साल हो गए, तो अब तो मेरा ख्याल कीजिए, अब तो सच बोलिए। तो उन्होंने आंख तो मिलाई नहीं मेरे से, लेकिन जाकर फिर भी उन्होंने झूठा बयान दिया। यही कि मतलब मैंने अपनी मर्जी से बयान दिया है, इस तरह का झूठा बयान दे करके वो चले गए। हालांकि वकील ने हमारे बहस भी की, उसमें वो टूट भी गए, झूठे साबित भी हो गए, लेकिन फैसला भी फिर भी हमारे खिलाफ आ गया ट्रायल कोर्ट में। दोनों ऑफिसर के साथ मैंने, जिसने कन्फेशन फैब्रिकेट किया था और जिसने फैब्रिकेटेड कन्फेशन पे साइन करके ये बयान दिया कि ये मेरे सामने वॉलंटरी बयान दिया है, तो वो दोनों ऑफिसर से मैंने बात की
वो दोनों ने मेरे को मतलब नजर मिलाने से चूक गए, नजर नहीं मिलाते थे मुझसे, लेकिन बयान फिर भी उन्होंने मेरे। माँ ठीक है इस वक्त निसार? जी, माँ ठीक है? माँ मुझे, हाँ माँ हाई ब्लड प्रेशर और उनके कमर में तकलीफ और जोड़ों में तकलीफ रहती है, लेकिन अपने बेटे को देखकर तो बहुत खुश हैं। हाँ, उनकी भी जैसे वो मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि जब वो मिलने आते थे, मेरे कजिन्स हैं जो मिलने आते थे अम्मी से, तो वो अम्मी से ये कह के मिलने आते थे कि क्या पता ये कल को मिलना हो नहीं हो, बच्चों की याद में, बच्चे के इंतजार में शायद ये कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो जब मैं वापस आ गया तो उन्हें वो लोग कहते हैं, मैं तो देखा नहीं था 23 साल से, वो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब तुम्हारी अम्मी में अब जान आ गई है, मतलब अब जिंदा सी लगती हैं, मुस्कुराती हैं, हंसती है। पहले तो जिस वक्त वो आया करते थे सिर्फ रोती रहती थी, तो उन्हें भी डाउट होता था कि अब ये शायद मेरे गम में मतलब अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। तो ये रिश्तेदारों का बयान है। बहुत बहुत निसार, चूंकि इतना सिग्नल टूट रहा है, पर आपसे इतनी भी बात हुई, ये जरूरी है कि लोग आपके नाम और मजहब से भी समझें कि किस तरह से फंसाया जाता है और किस तरह से लड़के कई धीरे धीरे छूट रहे हैं, और जो फंसाने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस पहलू पर हमेशा एक चुप्पी रहती है। बहुत सारे ऐसे बेगुनाह होंगे, जब अगर निसार जैसों को फंसाकर 23 साल तक जेल में रखा जा सकता है, तो इस ताकत का इस्तेमाल किस हिंदू, किस सिख, किस ईसाई, किस मुसलमान के खिलाफ हुआ होगा, कहां कहां हुआ होगा, क्या हम और आप जानते हैं? शायद हिम्मत नहीं है। इसलिए आप राजनीतिक दलों को भी देखेंगे कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और लोग आते हैं तो तुरंत वो निश्चित होकर बोलने लगते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग छूटते हैं तो उन पर कोई प्रायश्चित नहीं करते किसी भी प्रकार का। और इन घटनाओं में जो लोग मारे जाते हैं इस तरह से, उनकी सच्चाई, जो लोग मारे गए, क्या उनके परिवार वालों को भी पता चला कि कौन मारने वाला था? उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई कि वो भी इन 23 सालों में सही तरीके से नहीं जान सके कि वो किसी रात को ट्रेन में जा रहे हैं और उनके बगल में बम रखकर कौन गया। अगर सही आदमी पकड़ा जाता तो उनके साथ भी इंसाफ होता। तो ये दो नाइंसाफियों की कहानी है। हमने कोशिश की, क्योंकि गुलबर्गा बहुत दूर है और हमारे पास संसाधनों की अपनी थोड़ी कमी भी रहती है, लेकिन निसार ने उसमें काफी सहयोग किया और थोड़ी सी बातचीत आप तक पहुंची। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, आपका अपना हिंदुस्तान, अपने नागरिकों की स्थिति। सो आप देखते रहिए। ये आपकी अपनी तस्वीर थी, निसार की नहीं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।